हेलो गाइस, यू आर हार्टली वेलकम इन एडुफन बाबा क्लासेस। आज अपन को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए एक जरा एग्जाम्पल देखिए मेरा, ठीक है। मैं 4 सुट्टा बार पे खड़ा था, चाय पी रहा था। वहां पे अचानक से एक लड़की आई और मेरे बाजू से बैठ गई। ये वो लड़की, ठीक है। ये जो लड़की थी वो देखने में बहुत सुंदर थी। शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बट जैसे ही मैंने उससे बात किया तो पता चला कि कुछ नहीं, बहुत बेकार टाइप का, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी थी। तब भी इसकी तरफ मेरा थोड़ा सा अट्रैक्शन तो हुआ। एज अ मेल अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन नॉर्मली होता है। तो ये जो अट्रैक्शन था, इससे जो सन रेस निकली, मतलब वाइफ निकली, वो आके मेरे हार्ट, ये मेरा हार्ट है, ठीक है, मान के चलो मेरा हार्ट, आपका नहीं मेरा है, मेरे हार्ट से आके टकरा के वापस चली गई। मैंने कहा नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो यहाँ से आई थी वो वापस चली गई। एक लगभग वो उसके फिजिकल अपीयरेंस के कारण मैं उसको लाइक कर रहा था, उसके फिजिकल अपीयरेंस के कारण। तो ये जो लाइक है ये रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। ये जो लाइक है ये रिफ्लेक्शन है। आई रे और रिफ्लेक्ट होकर वापस निकल गई। लेकिन वहीं अगले दिन में फिर से 4 सुट्टा बार पे चाय पीने के लिए गया। तो इस बार जो लड़की मुझे मिली बहुत सुंदर भी थी, और बाय हार्ट जब मैंने उससे टॉक किया तो इतना प्यारा बोलती थी, इतना अच्छा लगता था। तो ये जो सेकंड लड़की है, इसकी जो वेव्स निकली, पॉजिटिव वेव्स, जिसको हम लाइट वेव मान के चलेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। ये जो वेव्स निकली मेरे हार्ट के बॉटम तक गई। बॉटम, ये मेरा हार्ट का बॉटम अंदर तक गई। और जब चूंकि कोई रेस अंदर गई है मेरे हार्ट में, कोई चीज आई है, तो मैं उसको वैसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आई लव देम, मैं लव करता हूं। तो उसको बॉटम ऑफ हार्ट तक गई है, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो गया। फर्स्ट मीडियम में लाइट इस साइड ट्रेवल कर रहा था। सेकंड मीडियम में मेरा हार्ट, फर्स्ट मीडियम उसका हार्ट, सेकंड मीडियम मेरा हार्ट, ठीक है। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से लाइट जाना चाहिए था सीधी, लेकिन वो सीधी जगह पे हल्का सा बेंड होके गई। और ये बेंड होके क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, मेरा हार्ट आ गया। तो यही जो फिनोमिनन है, चेंज इन द डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो सेकंड मीडियम में उसका प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड गर्ल, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए मेरा रियल लव है। क्या है? रियल लव। क्योंकि रियल लव है तो ये क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा, आपके अंदर तक जाएगा। और आपको अट्रैक्शन था, लाइक वाला काम था, ठीक है। तो ये जो था ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर से निकल जाएगा। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो रियल लव है वो हमेशा ताउम्र रहेगा। इसको कहते हैं एडुफन बाबा क्लास। ये सिंपल डेफिनेशन थी। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वो हम देखेंगे आगे क्लास में। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखते हैं। रिफ्रैक्शन, आपने कभी, पता नहीं आपने वो प्रैक्टिकल करके देखा है कि नहीं, तो नहीं किया है तो करके एक बार आप जरूर देख लीजिएगा वो प्रैक्टिकल। मेरे पास आज ग्लास सुबह सुबह से है नहीं, वरना मैं दिखा देता आपको, ठीक है। एक ग्लास लीजिए, ठीक है, उसमें एक पेंसिल डिप कीजिए। जब आप देखोगे ये पेंसिल को, तो पेंसिल का ये ऊपर का जो सिरा है, ऊपर वाला पार्ट है, आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े होके उसको देखते हो, ठीक है, तो आपको पेंसिल का भाग थोड़ा सा अपरेंटली डिस्प्लेस दिखेगा ऊपर की तरफ। यहाँ ना दिख के ये पार्ट यहाँ दिखता है। ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ही करके देखना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर किसी बॉटम में कॉइन डला है, 5 रुपए का कॉइन, ठीक है, अगर कॉइन डला है तो आप उसको यहां से देखोगे तो ये कॉइन जो है हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट दिखेगा, आपको लगेगा कि ये कॉइन कहाँ है, यहाँ पर है। और यहाँ से आप देखोगे
ठीक है, यहां ना होगी, कहां दिखेगा, हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली में पॉइंट है इधर पे, लेकिन आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, हल्का सा अपरेंटली शिफ्ट हो गया है। तो ये भी किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, अगर आप कभी बुक्स पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक ग्लास से आप स्लैब रखोगे, आप ग्लास से, ये मान लो कि यहाँ पे लेटर्स हैं बुक के बहुत सारे, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ग्लास स्लैब रखा, जब ग्लास स्लैब में से देख के आप पढ़ोगे तो उसके जो लेटर्स होते हैं बुक के थोड़े से हल्के से रेस्ड होके दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, निकले हुए हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से होता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ठीक है, अब आप जरा सा डेफिनेशन लिख लो, वरना होगी सर आपने पढ़ा दिया लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखी। अब लेकिन आप एक चीज यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा रहा है, इसके पहले ये लिख लो कि यहाँ पे मीडियम जो मैंने क्या लिया था, वाटर, और यहाँ पे क्या था, एयर। लेकिन जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते हो, आपको जो शिफ्टिंग हो रही थी ये ऊपर नीचे मिलेगी। शिफ्टिंग हो सकता है दूसरे लिक्विड में, किसी और दूसरे लिक्विड में, वाटर की जगह अगर हम केरोसिन ऑयल ले लें या फिर टार्पिन ऑयल ले लें, ठीक है, या पेट्रोल डीजल ले लें, उसमें डिफरेंट डेंसिटी के कारण उनकी शिफ्टिंग है वो अलग अलग हो सकती है, कुछ में थोड़ा और ऊपर हो जाएगी, कुछ में थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे तो रिफ्रैक्शन का जो रेट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि वाटर में यहाँ पे बन रही थी तो हो सकता है केरोसिन ऑयल में यहाँ पे बने। ठीक है, और जितना ज्यादा लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका इमेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका सीधा साधा कोरिलेशन किससे है, अपनी डेफिनेशन से है। क्यों हो रहा है ऐसा, तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, शिफ्ट हो रहा है अपनी, कौन शिफ्ट हो रहा है, इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो कैसे हो रही थी, शिफ्ट हो रही है, नीचे बन रहा था फिर ऊपर बनेगा। जैसे जैसे मीडियम चेंज करेंगे तो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, एक मीडियम में मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो दूसरे में भी 25, 23, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन होता क्या है। मैं आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखा रहा हूं ताकि आपको याद करने में भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लाइट ट्रैवलिंग लिख लीजिए आप, लाइट ट्रैवलिंग, लाइट ट्रैवलिंग लाइट, और डेफिनेशन में आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम, टू another medium. The direction of propagation of light in second medium, changes ये थी आपकी डेफिनेशन। दिस और लिख लो थोड़ा सा, दिस phenomenon is known
एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो जो जो मैंने अभी समझाया था वही लिखा है। क्या है? लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। लाइट रिफ्रैक्शन तभी होगा जब लाइट एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है ना? जैसे कि मैंने वो लड़की का एग्जांपल दिया था, लड़की से वेव्स निकल रही थी, वो लाइट निकल रही थी, वो एक मीडियम था, लेकिन जो दूसरा मीडियम क्या था? मेरा हर्ट, ठीक है, मेरा ही था, तो वो सेकंड मीडियम हो गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, अनदर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट का जो डायरेक्शन है, वो प्रोपगेशन ऑफ लाइट का डायरेक्शन है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसमें होता है? सेकंड मीडियम में। ये लिखना जरूरी है, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये वर्ड लिखना ज्यादा जरूरी है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट कौन से मीडियम में चेंज हो रहा है? सेकंड मीडियम में। ठीक है? दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? कोई दिक्कत? इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी तो यार मस्त है। ठीक है? अब अपन आगे पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म ग्लास स्लैब। सॉरी, रिफ्रैक्शन आपकी प्रिज्म नहीं है आपके में, आपके में सिर्फ ग्लास स्लैब का है। मैं वही बता दिया आपकी एनसीईआरटी में। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसका प्रैक्टिकल आपकी स्कूल वगैरह में कराया जाएगा। जो भी आपका, आप केंद्रीय विद्यालय के हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय के हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं भी नवोदय विद्यालय का हूँ। और हम लोग जब प्रैक्टिकल किया करते थे तो 5-6 ग्लास वैसे तोड़ देते थे, एक दूसरे को मारने में तोड़ देते थे, प्रैक्टिकल लैब में जाते थे। प्रैक्टिकल लैब का मजा ही कुछ था। प्रैक्टिकल को छोड़ के बाकी सारे काम होते थे प्रैक्टिकल लैब में। किसी को मारना है, किसी का सामान उठा के, इस सामान को प्रैक्टिकल लैब में जो अप्लायंसेस रखे रहते उनको जोड़ना, थर्मामीटर, वो एक था रोस्टर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस के लिए था। तो आप 12th क्लास में पढ़ोगे उसको, 10th में भी है थोड़ा सा, उसको सर आपको बताएंगे। तो हम लोग उसको, मैंने एक बार उसको तोड़ ही दिया था, पर अच्छे पढ़े थे सर से। ठीक है ना? तो वो तो स्कूल की बात थी और मजे की बात थी। अपन यहाँ पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। थोड़ा सा अच्छी से बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखो ये वाला जो चीज है, ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब है, और जो मैंने डेफिनेशन बताई वो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। अक्सर कर लोगों को डाउट रहता है, स्टूडेंट को डाउट रहता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। ऐसा नहीं है, हर जगह रिफ्रैक्शन होता है। जरूरी नहीं ग्लास स्लैब में ही रिफ्रैक्शन हो, ग्लास स्लैब में तो होता ही है, लेकिन हर जगह होता है। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अपन ने कही, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन अ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होगा? चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की स्पेसिफिक कंडीशन में बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है? तो ये मान के चलो, ये इंसिडेंट रे, हालांकि जानबूझ के मैं इस एंगल से इसको ले रहा हूँ। ठीक है? जब अपन लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, वरना कुछ जिनका माइंड ज्यादा चलता है, जैसे हमारे सर कहते हैं नासा माइंड वाले स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर आप यहीं से क्यों लेते हैं यार, और कहीं से क्यों नहीं लेते थे? इसका रीजन है, जानबूझ के ले रहे हैं। ठीक है? आगे आपको बताएंगे। ये क्या है? मान के चलो ए रे है, इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। देख लेना आप, ए क्या है? इंसिडेंट रे। जैसे ही ग्लास स्लैब पर आई, ठीक है, अब क्या होगा? और ये अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। होना क्या चाहिए था कि ये बिल्कुल सीधी जाना चाहिए था। ठीक है? वन मीडियम से अनदर मीडियम। तो लेकिन अपन ने पढ़ा रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज होता है।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में चेंज होगा, वो हल्का सा नॉर्मल की तरफ। ये अपना क्या था, नॉर्मल है, ये जो लाइट है ये हल्का सा बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ये ऐसी जगह जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी, हल्का सा बेंड हो गई और शिफ्ट हो गई किस साइड, नॉर्मल की तरफ। तो अब ये कैसे जाएगी, ये, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे था रेयर मीडियम और यहाँ पे क्या है, डेंस मीडियम। अब लाइट रे कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डेंस मीडियम से फिर से अगेन रेयर मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। अब फिर से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जब जब मीडियम चेंज होगा तब तक रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये हो गया नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा कि जो जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इसका अपोजिट कर दोगे। अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहा था वो नॉर्मल की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हल्का सा ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे होके जाएगी। थोड़ा सा और मैं इसको ये, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे थी और ये क्या थी, इमर्जेंट रे। इसको बोल देते हैं अपन इमर्जेंट रे, ठीक है। अब जरा देखना, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो आप पाओगे कि ये रेस, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। पैरेलल मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप सुन लीजिए। एक्सटेंशन देखना, एक बार एंगल लिख लो, एक सेकंड तो बताता हूँ। ये क्या था, एंगल I1, ठीक है। और ये एंगल R1 अपन ने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, लेकिन यहाँ पे एंगल I और एंगल R कभी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जरा सोचो आप भी कि यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी वो हल्का सा क्या होगी, बेंड होगी। अगर यहीं से वापस जाती तो एंगल I इक्वल टू R हो जाती है। ये एंगल लेते अपन, एंगल I इक्वल टू एंगल R हो जाते। लेकिन चूंकि अब वो हल्का सा शिफ्ट हो गई है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, एंगल I इक्वल टू एंगल R इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा जो अपन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल I2 नाम देता हूं मैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, एंगल R2, ठीक है। ये नॉर्मल था, सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, R2। ये नॉर्मल से लेकर और ये जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट रे का, ये क्या है, एंगल R2 है। तो ये भी इक्वल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि ये रेस और ये रेस पैरेलल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो कोई रेस निकलती नहीं है। अपन मान के चलते हैं कि वो रेस यहाँ से सीधी जाएगी, जो यहाँ पे इमर्ज होके जाएगी, इमर्ज हो गई है, ठीक है। तो ये पैरेलल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे ये नॉर्मल था अपना, नॉर्मल से यहां से जाना चाहिए था उसको, जबकि वो यहां से गई, वो आधा डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी जो रेस है वो यहां से ना जाके वो कहां शिफ्ट हो गई, यहाँ पे हो गई। तो जितना शिफ्ट यहाँ पे पास में हुई थी इतना ही शिफ्ट यहाँ पे उसको दूर हो जाती है। तो जितना पास आया उतना ही दूर चला गया। यार में बोलते हैं ना कि जितना पास आया था उतना ही दूर चला गया, दैट इज हमारा ब्रेकअप हो गया। इनका भी ब्रेकअप हो गया, यहाँ पे जितना पास आया था उतना दूर चला गया। तो ये दूसरे के पैरेलल हो जाती है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इनके बीच का कोई कांटेक्ट अब नहीं रहा। ये क्या है, रिफ्रैक्शन। तो जो रेस दो, अगर इसको अपन एक्सटेंड करें, आगे तरफ बढ़ाएं, तो अपन को पता चलता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो आपको आंसर क्या दोगे,
क्यों होती हैं? तो एक्सटेंट लिख देता हूं मैं, एक्सटेंट ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग रिमेन सेम, रिमेन सेम, एक्सटेंट ऑफ शिफ्टिंग। इन दोनों का इस साइड शिफ्ट हुई थी नॉर्मल की तरफ, जितना नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई थी उतना ही नॉर्मल से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और रिफ्रैक्शन तो अच्छे से आया होगा समझ में, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अब रिफ्रैक्शन आपसे होता क्यों है? आपसे कोई पूछे कि रेज जो है शिफ्ट क्यों कर रहे हैं नॉर्मल, एक तो नॉर्मल के पास आ रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है, तो आपको सीधा सीधा सिंपल सा सामने वाले बंदे को आंसर देना है कि देखिए भैया, ये रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वन मीडियम से लाइट रे सेकंड मीडियम में आती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज, स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे वो हार्ट, वो गर्ल्स की जो बारिश मेरे हार्ट में जो आ रही थी, ठीक है, उसका मीडियम अलग था और मेरे हार्ट का मीडियम अलग है। ठीक है, मेरा हार्ट थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा कड़क टाइप का। ठीक है, तो उसकी मीडियम मेरा मीडियम थोड़ा सा डेंस था, उसका रियल मान लो, मेरा क्या मान लो, डेंस मीडियम। तो मेरे अंदर जैसी आएगी तो उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, उसी के कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, आपकी 10th क्लास की इतना काफी है, और अब फर्दर क्लास में आप और डिटेल में पढ़ोगे, और एडुकेशन बाबा के साथ रहोगे तो मजे से और पढ़ते रहोगे। अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। लिख देता हूं मैं, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अपन ने 2 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पिछली क्लासेस में पढ़ के रखा है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या रहेगा? आप खुद बता दो। अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल बता ही सकते हो। क्या बताओगे? देखो यार, इसमें आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। उधर नहीं, वहां पे लाइट आ रही है, थोड़ा सा लाइट का मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, मान के चलो ये ग्लास लैब है। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है? सॉरी, ये इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। क्या है? ये नॉर्मल है, और ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है? 2 डिफरेंट मीडियम के बीच का जो ये जो है स्पेस है, ये क्या है? इंटरफेस है। यहाँ पे रेयर मीडियम और यहाँ पे डेंस मीडियम। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये क्या हो गया? इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। एक दो डिफरेंट मीडियम का बीच का स्पेस जो है इसको अपन बोल देते हैं इंटरफेस। इतना आपको समझना है। अब लिखो फर्स्ट लॉ, नॉर्मल। एक बार बता दो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट लॉ हो गया। लिख लो अब इसको जरा। इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द interface of 2 transparent medium.
टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये जो मीडिया वर्ड है, ये मीडिया वर्ड है, ये मीडियम वर्ड का प्लूरल है, मीडियम। ये जो मीडियम वर्ड है इसका जो प्लूरल है वो क्या है, मीडिया है। एक्चुअली कुछ जो लैटिन वर्ड्स होते हैं कि ऐसे लिखता है, मीडिया आपको लगता है सिंगुलर है और ये प्लूरल है, जबकि उल्टा होता है। मीडियम प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, और मीडिया प्लूरल है, ठीक है ना। तो ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द आपकी वो एनसीईआरटी की वही डेफिनेशन छपवा दे रहा था कि आपको दिक्कत ना हो। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, then all lie on the same plan। अब देखना, इसको याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसको विजुअलाइज कर लो, तब कभी भी इसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो। जैसे इंसिडेंट रे, मैंने क्या लिखा, इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, देखो डायग्राम में देखो और उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या है अपना, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ट्रांसपेरेंट वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा। ये वन ट्रांसपेरेंट मीडियम और ये सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जितने भी चीजें हैं ये सब किसमें, एक सेम प्लेन पर ही एक जगह है, ठीक है ना। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत फर्स्ट लॉ में हो? अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए नीचे। इस फर्स्ट लॉ में मुझे दिक्कत है तो मैं उसको आगे वाली क्लास में जो आएंगी उसमें आपको फिर से डिटेल में बता दूंगा। वैसे लग नहीं रहा है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एडुफन बाबा का तरीका है पढ़ाने का, होप आपको अच्छा लगता होगा। सेकंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन I and R is equal to constant। क्या? The ratio of sin I and R is equal to constant। अब साइन, कॉस, टेन, थीटा, ये सब चीजें आप कॉसेक, ट्रिग्नोमेट्री में 10th की मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर यहाँ पे ये साइन वर्ड दिख रहा है तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। जब आप मैथ्स पढ़ लोगे उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ पढ़ लो आप, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जब आपका सिलेबस हो जाएगा वहाँ तक, तब आपको ये चीजें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगी। अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी केवल समझ लो थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी को सेकंड लॉ है, इसी को क्या कह देते हैं अपन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो कभी अगर आपको डेफिनेशन आई स्नेल्स लॉ क्या होता है तो आपको यही लिखना है, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड आर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो भी रेशियो होगा साइन आई और साइन आर का, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है और यही क्या है, स्नेल्स लॉ है। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी को अपन, ये स्नेल्स लॉ भी है, इसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, साइन रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इतना पढ़ लो, ये क्या है, स्नेल्स लॉ है। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि इसमें टी एंड सी है। जैसे आप कोई सामान अगर कहाँ से फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से खरीदते हैं तो आपने सामान के ऊपर लिखा रहता है टी एंड सी, गारंटी, वारंटी, क्या क्या देके रखा है, टी एंड सी लिखा रहता है। तो ऐसे इसमें भी टी एंड सी है, मतलब टर्म एंड कंडीशन। ये रिफ्रैक्शन तभी होगा जब ये टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी? एंगल आई ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल आई है ये हमेशा किससे 90 डिग्री से कम और
0 डिग्री से बड़ा। ये आप जब भी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन लिखें तो ये P एंड C आपको लिखना कंपलसरी एग्जाम है, ठीक है। इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। टीचर भी खुश हो जाएगा कि बच्चा देखो कितना नॉलेज रखता है। टर्म एंड कंडीशन भी लिख के रखा है कि डेफिनेशन कब काम में आएगी, लॉस कब कब फॉलो होंगे, ठीक है। अब जरा इस लॉ को समझ लो, ये दोनों लॉ आपने लिख लिए, ठीक है। तो इसको समझ लो जरा, ये होता क्या है, क्या बला है। वैसे पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज होती है, लेकिन कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो दिन रात पढ़ते रहते हैं। अभी 10th क्लास में भी बहुत पढ़ रहे हैं। अगर हम जैसे छिचोरे होते 10th क्लास में हमारे टाइम, तो अगर आप हॉस्टल की हैं तो आप बहुत लकी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं भी हॉस्टल लाइफ जिया हूँ। मतलब हॉस्टल लाइफ के जो मजे हैं ना, वो कहीं नहीं है। ये सारे प्रैक्टिकल हम लोग हाउस में बैठ के कर लेते थे, ग्लास तोड़ के लाए, खिड़कियों के, स्कूल बिल्डिंग के, कुछ भी करते रहते थे यार, मजे थे। चलो वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। तो एंगल आई, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब एंगल आई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम रहे। देखो मान के चलो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया है, इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे जो है यहां तक चल जाएगी, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे आ रही है तो वो इंसिडेंट रे नहीं मानेंगे और उससे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर 90 डिग्री पे आ गई, और 90 डिग्री से थोड़ा भी कम है, मतलब 89 डिग्री भी है, तब भी चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, है हमेशा लेस देन किससे होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, आई जो है, हमेशा 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। ये भी चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो कि ये 75 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी एंगल चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन 0 डिग्री से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। मतलब यहां से कोई रेस आए तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हमेशा ये 90 होगा। अगर यहां से अपन, चूंकि देखो सॉरी ये एंगल जो है यहाँ से मेजर नहीं करना है, आपको नॉर्मल से मेजर करना है। तो मान लो कि ये कितना हो गया एंगल, मान लो कि 10 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। ये मान के चलो 85 डिग्री हो गया। यहाँ से लेकर देखो ये नॉर्मल है, इससे लेकर यहाँ तक 85 डिग्री, और यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सीधा जो आएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री में क्या नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब कोई रे अगर ऐसी चल रही है तो रिफ्रैक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। उसकी वैल्यू हमेशा 90 से ज्यादा चाहिए और 0 से ज्यादा। अगर यहाँ थोड़ा सा मैं इसको साफ करूँ, बहुत गंदा हो रहा है। ये अपना नॉर्मल था, ठीक है। तो यहाँ अगर नॉर्मल के ऊपर से ही कोई रे आ रही है, मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर ये है और इसी के ऊपर से कोई ले जा रही, तो मतलब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और क्योंकि अपन, और फिर अगर थोड़े से और बेंड करो तो 5 डिग्री 10 डिग्री यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। अब कुछ लोगों का फिर से कोई माइंड वाले वो कहेंगे सर अगर कोई यहाँ से आएगी तो ये यहाँ से यहाँ तक का 90 और प्लस 30 120 डिग्री हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से मेजर करोगे कितना डिग्री हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री होगा। तो किसके बीच में 30 डिग्री, 90 और 0 के बीच में है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। और आप एक चीज भी याद रखिए, जब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो आप जो इमेज बनाइए एग्जाम में वो हमेशा इस कोने पे बनाइए, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन कराइए, क्यों, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, डायग्राम यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आप धोखे से इस डायग्राम को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो डायग्राम यहाँ आता है रिफ्रैक्शन का, तो आपको वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये चीज डायग्राम बनाते समय हमेशा याद रखना कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड यहाँ पे इंसिडेंट रे लेना, रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऐसे, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में फर्दर प्रॉब्लम ना हो। होप आप इस चीजों का याद रखेंगे। तो ये TNC आपको समझ में आ गई। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है अपना
हाँ मम्मी एक चाय चाय बना के रखना वाला, भाई टी बहुत पसंद है। हाँ अभी आता हूँ पढ़ाने से। ठीक है, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब जरा समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि ये बंदा है, ठीक है। तो अगर गर्ल्स के मामले में क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर ये कोई लड़का क्लास में बहुत सुंदर दिखता है तो अपन कहते हैं कि वो जो लड़का मुझे दिखा था ना, वो उस लड़के अपनी क्लास के उस लड़के जैसा था, या उससे ज़्यादा सुंदर था, या उससे कम सुंदर था, ठीक है ना। बहुत ब्यूटीफुल था, हैंडसम, ब्यूटीफुल हैंडसम था, ठीक है। और अगर लड़के होते हैं तो कैसा कंपेयर करते हैं, वो जो आगे वाले डेस्क पे जो लड़की बैठती थी ना, बहुत सुंदर लगती थी अपन को, उस लड़की से थोड़ी सी कम सुंदर है ये लड़की, ये वाली जो खड़ी है दिख रही है अभी, उससे थोड़ा सा कम है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपन कंपेयर कर रहे हैं। जब एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसे फिजिक्स की भाषा में, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इट इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाओ भाई यार, तो परेशान मत करोगे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, इसका कंपैरिजन। इस मीडियम में स्पीड लाइट कितनी थी और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है, यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब एक मीडियम से अपन दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं कि अगर मान लो कि इसमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, इसमें कितनी स्पीड से चलेगा, कंपेयर करना है, यही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी सारी कहानी मैंने क्यों बताई, यही बताने के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी मैं बुक की डेफिनेशन आपको लिखा दे रहा ताकि आपको दिक्कत ना हो। द एक्सटेंट ऑफ, लिख लो, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, पूरा लिख लेना, मैंने एन लगा दिया, मतलब प्रोपागेशन। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन that take place in a given pair of medium is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI। अच्छे से बना दे रहा है। कुछ लोगों का आया था कि सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि मेरी राइटिंग गंदी है ही, क्या करूं, है तो है, लेकिन पढ़ाता तो अच्छा हूं ना, तो होप आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे। तो क्या है, दैट एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब एक्सटेंट मतलब कितनी वैल्यू में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि आप डेफिनेशन लिख लो एक बार, फिर मैं इसको मिटाऊं, चलो ऊपर लिख लो। जैसे कि इसको देखो, ये लाइट रे आ रही थी, ठीक है, नॉर्मल था, ये हल्का सा शिफ्ट हुई, क्या बोल रहा है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कितना चेंज हुआ है, एक्सटेंट मतलब यहां सीधा जाना चाहिए, कितने डिग्री का एक्सटेंट चेंज हुआ है, मान लो कि 10 डिग्री है वो, ठीक है, 10 डिग्री का एक्सटेंट चेंज हुआ है, तो दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही एक्सटेंट, जितना एक्सटेंट वो चेंज कर रहा है, वो उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इसको अपन न्यूमेरिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आगे आप लिख लो, मैं बता रहा हूं आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। लिख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, ये मान लो कि सेकेंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम था अपना, ये क्या है, सेकेंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ सेकेंड मतलब जो बाद में आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं अपन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वन की रिस्पेक्ट से, मैंने बताया था कंपेयर करते हैं अपन एक दूसरे से, ऐसे ही इसमें कंपैरिजन कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है ना। तो जब भी आप सेकंड जिस मीडियम से चेंज होकर जिस मीडियम में एंटर कर रही है, हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर पहले लिखती हैं और उसी को अपॉन में ले जाते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 2 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख दूं, N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, V1 अपॉन V2। और यदि अब देखना, मान के चलो कि कोई लाइट रे है जो ग्लास स्लैब से आ रही है, कहां से आ रही है, ये था अपना ग्लास स्लैब से फर्स्ट मीडियम, अब ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा और ये सेकंड मीडियम। यहां से मान लो कोई टॉर्च रखी थी, यहां से कोई लाइट निकल रही थी, ये लाइट आई, क्या होगा, हल्का सा अब डेंस मीडियम से रियल मीडियम में जाएगी, तो ये किस साइड जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। ये इंसिडेंट नॉर्मल जानी इसको ऐसे चाहिए थे, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को सेकंड मीडियम का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एन, अब ये क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, इसमें एयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो N21 V1 अपॉन V2, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी इसमें कितनी थी, पहले अपन एयर में ले रहे थे, V1 को एयर ले रहे थे, अब यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, ये ग्लास प्रिज्म हो जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अपन इसमें देख रहे हैं कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। तो V1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और V2 वेलोसिटी किसमें हो जाएगी, एयर में हो जाएगी, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अपन सीधा रहते हैं NM, मान के चलो, चूंकि मैक्सिमम चीज अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्या देखते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ऑब्जेक्ट में, ग्लास का कितना है, ठीक है, और अदर चीज का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपन हमेशा वो कंपेरिजन किससे करते हैं, एयर से ही करते हैं। जैसे क्लास में अगर कोई ज्यादा अच्छा लड़का है, सारे लड़कों का कंपेरिजन उसी लड़के से होता है, और कोई अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, उसका भी कंपेरिजन उस लड़की से होता है कि उस लड़की से कितना सुंदर है, कितना कम सुंदर है, ठीक है ना। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी यही होता है कि मैक्सिमम कंपैरिजन उसी से होता है, इससे होता है, एयर से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा उसके लिए, एयर, और सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा, जिसमें वो ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड नॉर्मल, एम मतलब यहाँ पे एम मतलब क्या है, जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन कहां पे, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ
लाइट इन मीडियम। मतलब क्या है, इस मीडियम की रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। यदि आप एयर से सनरेज वाटर में जा रही हैं तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब वाटर हो जाएगा। अगर वो केरोसिन ऑयल में जा रही हैं, मान लो पेट्रोल में जा रहे हैं तो पेट्रोल हो जाएगा नीचे। मतलब क्या है, एयर की रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को आप ले सकते हो, ठीक है। और यही NM जो इसके थ्रू एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, आपकी एनसीईआरटी में देखे रखा है, वो आता है 1.003। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.03, और डायमंड का 2.42 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का 2.42। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं C/V। क्यों, सी जो है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट बताता है, ठीक है, और V मतलब किसी भी मीडियम में उसका वेलोसिटी कितना है। और ये एयर का कितना रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 और डायमंड का 2.42, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। अब आपको रिफ्रैक्टिव मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल या तारपीन ऑयल कितना रहता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑयल है उसमें एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताने हैं। तो होप आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें पसंद आए, और यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो बी ऑनेस्ट, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप बाद में मिलते हैं। क्लास में मेरी चाय का टाइम हो गया है। ओके, बाय बाय।